हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएचएल। मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटर प्रियंका मैम। तो बच्चों, ये आपका यूनिट 4 है जिसका हम लोग वेरी शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके मेनली इसमें जो आपके पीवाईक्यू हैं, सारे क्वेश्चन को आज इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे। यूनिट 4, ओके। तो यूनिट 4 आपका है काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस, या इसका दूसरा नाम भी काइनेटिक्स थ्योरीज ऑफ गैसेस, ओके। तो ये जो इसमें हम लोग 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसका पूरा पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा डीएनएस एजुकेयर ऐप के स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में, ओके। तो आज का जो लेक्चर है इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा बोलूंगी कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये चैप्टर मतलब जैसे इससे ज्यादा क्वेश्चन तो बाकी चैप्टर से आते हैं, इससे भी आते हैं, तो ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से आपका एमसीक्यू भी बहुत बनता है, वेरी शॉर्ट भी एंड लॉन्ग भी, तीनों एकदम बराबर एकदम इक्वल अमाउंट में क्वेश्चन बनते हैं, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा से यही बोलती हूँ, आप एक बार उसको रिवाइज करके जरूर आइए, वरना अदरवाइज आप इस क्वेश्चंस के आंसर को देखेंगे तो कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू आ जाएगा, जरूरी नहीं है। हो सकता है आ सकता है, हो सकता है पूरा एग्जैक्ट रिपीटेड कर दे, हो सकता है इसके जैसा कर दे या इसको दे ही ना। तो मैं आपको बस सिर्फ इतना करा रही हूं कि प्रीवियस ईयर के जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, किस टाइप के आपके क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में इस यूनिट से पूछे जाते हैं, दैट्स इट। आपको इसको पहले से ही ये पूरा यूनिट 4 को अच्छे से रिवाइज करके आना होगा, देन उसके बाद इस क्वेश्चन को देखना होगा। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। पेन कॉपी साथ में लेकर बैठो ताकि एक एक क्वेश्चन के आंसर आप खुद से लिखो। पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से लिखो, फिर वीडियो को स्टार्ट करो, देखो कि मैम के आंसर और आपके आंसर मैच हो रहे हैं या नहीं, ओके। चलिए, तो वेरी शॉर्ट में आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू यू हैपन, एक मिनट पेन चेंज कर दो, what do you happen to the gas if the molecular collisions were not elastic। बोल रहा है जो molecular collisions होते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स में, वो इलास्टिक क्यों नहीं होते, क्या इसका रीजन है। तो पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, अब मैं बता रही हूँ। सबसे पहले एक थ्योरी आपको मॉलिक्यूलर गैसेस थ्योरी में पढ़ाई गई थी कि हर आपका मॉलिक्यूल जो कोलाइड करता है, तो हो कोई जरूरी नहीं है कि सारे मॉलिक्यूल्स कोलाइड करें तो प्रोडक्ट बने ही, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप रिएक्टेंट से कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, इस चीज को पहले समझो, रिएक्टेंट से ही आपका प्रोडक्ट बनता है। तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन करते हैं, कोलिजन यानी एक दूसरे से टकराएंगे, स्ट्राइक करेंगे। तो जितना ज्यादा स्ट्राइक करेंगे, इससे कहा जाता है कि उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। क्या ऐसा जरूरी है कि स्ट्राइक जो कर रहे हैं वो एकदम इफेक्टिव हो। अब ये भी डिपेंड करता है कि आपका जो जैसे सपोज करो दो इंसान, ठीक है, वो दोनों आमने सामने से आ रहे हैं, ऐसे टकरा गए। अब जैसे मैं ऐसे खड़ी हूं, मेरे सामने से कोई आ गया, तो हम लोग को टकराने के चांसेस 100% है। अब जैसे मैं सामने खड़ी, कोई यहां से आ रहा है, तो हो सकता है कि मैं ऐसे पीछे हो जाऊं तो यहां से चला जाए। कहने का ये मतलब जो ये टकराव है या कोलिजन जो हो रहा है वो इफेक्टिव होना चाहिए, तभी जाके आपका प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ऐसा कहा गया है कि जितने भी आपके कोलिजन्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो मॉलिक्यूलर कोलिजन्स ही हो, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव ही हो। ऐसा कोई जरूरी हो सकता है मॉलिक्यूल, ये दोनों मॉलिक्यूल है आपस में ऐसे टकरा के, मतलब टकराना क्या, थोड़ा सा एकदम पास से चिपक के चले जाए। अगर सामने से एकदम ओरिएंटेशन सेम होगा तभी टकराना उन लोगों का बेनिफिट होगा, अदरवाइज थोड़ा सा टच करके जाना, ये कोई टकराना नहीं हुआ। जैसे मैं ऐसे ही बोलू, कोई ऐसे सामने से आ रहा है, यहां से आ रहा है, तो ये जो टकराव होगा सबसे ज्यादा 100%, इसमें चोट लगने के चांसेस ज्यादा है, ठीक। पर कोई ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे टच करके चला गया, तो वो टकराव कुछ नहीं हुआ। तो जिसमें 100% कोलिजन हो रहा है उसे बोलेंगे क्या, इफेक्टिव कोलिजन। और यही कोलिजन आपका क्या करेगा, प्रोडक्ट को बनाएगा, ओके। क्लियर है, ठीक है। तो यही बात मैं आपको यहां समझाने चाह रही हूं। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहां इसको ऐसे लिख सकते हैं आंसर में, ऑन एवरी, एक मिनट इसका एग्जैक्ट आंसर लिख लो, ऑन एवरी कोलिजन नॉट लॉस दियर एनर्जी। जाहिर सी बात है
कि जब कोलिजन होगा कुछ ना कुछ एनर्जी तो रिलीज होगी, ठीक है। मॉलिक्यूल्स आपस में एनर्जी के साथ आ रहे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के पास खुद की एनर्जी है तो दूसरे मॉलिक्यूल के पास भी खुद की एनर्जी है, ये दोनों आपस में टकराए। तो आपको पता है, आपने थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ पढ़ा है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, यानी उसको ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं भाई, वो दोनों आके टकराए तो इसकी एनर्जी एक दूसरे में इंटरचेंज हो गई या लॉस हो गई एनर्जी, ऐसे बोल सकते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है ऑन एवरी कोलिजन नॉट लॉस देयर एनर्जी, सो इट मॉलिक्यूल्स। अब ऐसे मॉलिक्यूल जो क्या कर रहे हैं, कोलिजन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, तो करेंगे क्या, वो मॉलिक्यूल वेसल के सबसे नीचे सेटल डाउन कर जाएंगे। सो इट मॉलिक्यूल्स डाउन टू इट वेसल्स के अंदर ही पाए जाएंगे। ओके, देन pressure will be reduced to 0। तो क्या होगा भाई, प्रेशर भी वहां पे कुछ काम नहीं करेगा, रिड्यूस टू 0। यही आपको आंसर लिखना था 1 मार्क्स का क्वेश्चन में। ओके, चले आगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड द टेम्परेचर ऑफ ए गैस। तो ये आपको सीधा आपका मतलब जो आपका फॉर्मूला होता है उससे आया है। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हम लोग बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी यानी के ई। ठीक, इसको बार से दिखाते क्योंकि ये बता रहा है कि एवरेज है 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टी, जहां पे ये क्या है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। क्लियर है, ये आपका फॉर्मूला है जिससे हम लोग पता लगाते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है। अब देखो, बोल्ट्जमैन जो कांस्टेंट होता है इसके बराबर भी होता है R/NA, जहां पे R आपका क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक, और आपका Na क्या है, अवगैद्रो नंबर। बिल्कुल सही, अवगैद्रो नंबर। इसका आपको पता ही होगा इसका मार्क्स कितना होता है, मतलब इसका जो नंबर कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसको हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक, ये फॉर्मूला यही आपसे एग्जाम में पूछा गया था, बस इतना सा रिलेशन बताना है। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पूछा है, किसके साथ, टेम्परेचर के साथ, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के साथ। तो यही आपका रिलेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द वॉन्डर वॉल पैरामीटर्स। ये क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट कर देना बच्चों, कई बार पूछा गया है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए वॉन्डर वॉल इक्वेशन कौन सा है, तो पहले आप वो लिख दो। ठीक है, उसके बाद उसके पैरामीटर्स कौन से हैं। तो जल्दी से पहले वीडियो को पॉज करो और जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। ओके, ठीक है, तो पहली बात हम लोग लिखते हैं P+AVT। ठीक, यहाँ पे V - P। एक मिनट, PV हो जाए P - B RT। ठीक, तो ये आपका है वॉन्डर वॉल गैस इक्वेशन, या उसको रियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, वॉन्डर वॉल गैस इक्वेशन। अब इसमें पैरामीटर क्या है, तो इसमें आपका जो पैरामीटर है वो आपके दो हैं, एक आपका ए है, दूसरा आपका बी है। तो ए और बी का क्या क्या रिलेशन है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ए आपका क्या बताता है और बी आपका क्या बताता है। तो ए बताता है इंटरमॉलिकुलर, ए आपका टू मेजर इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
आपको आ रहा होगा जब हम लोग थ्योरीज ऑफ गैसेस में पढ़ रहे थे यूनिट 4 में ही, तो उसके पोस्टुलेट्स आपको मैं पढ़ाई थी। तो पोस्टुलेट्स में एक पॉइंट ये था कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। बट जब हम लोग ने ऐसा एक्सपेरिमेंट में देखा कि ऐसा तो नहीं है, जो रियल गैस का वॉन्डरवॉल गैस का इक्वेशन आया, तो उससे साफ साफ पता चल रहा है कि नहीं, गैस के मॉलिक्यूल के बीच में भी अट्रैक्शन होता है। वो कौन सा इंटरैक्शन होता है, उसे बोलते हैं वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये बात पता चल गया। और दूसरी बात, एक पॉइंट उसमें और भी कहा गया था कि जो गैस के मॉलिक्यूल है उनका कोई प्रेशर का रिड्यूस प्रेशर नहीं होता है। तो उसमें बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है, रिड्यूस वॉल्यूम और रिड्यूस प्रेशर भी होता है। तो बी आपका क्या बताता है, टू मेजर रिड्यूस्ड वॉल्यूम। यही दो चीज आपसे पूछा गया है कि आप बता दीजिए ए और बी का जो ये पैरामीटर है, इसमें क्या ये दोनों क्या मेजर करते हैं, इनका क्या काम है। ठीक, तो ये आपका रियल गैस के इक्वेशन हो गया और ये हो गया। क्लियर है, चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द इक्वेशन। ये तो बच्चा बच्चा इक्वेशन जानता है कि रियल गैस सॉरी आइडियल गैस का इक्वेशन क्या होता है, पीवी इक्वल टू एन आर टी। इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है, इसको आइडियल गैस इक्वेशन भी कहा जाता है। ठीक, इस ये तो आप लोग तुरंत कर लेंगे क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट इन एसआई यूनिट। गैस कांस्टेंट यानी आपका आर, इसकी वैल्यू होती है 8.02031 या 0.831 ना, 0.831 जूल पर केल्विन पर मोल, ये हो जाएगा। ठीक, ये आपका हो जाएगा वैल्यू। 1 मार्क्स में आपको ऐसे ही आपको क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ इज द प्रेशर ऑफ द गैस रिलेटेड टू इट्स डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा D इक्वल टू MP बाई आर टी। ठीक, ये आपका डेंसिटी का फॉर्मूला है, जल्दी से उसको नोट कर लो। चलो अब यहां पे आपका क्या है, D आपका डेंसिटी बताता है, D आपका हो जाएगा डेंसिटी। ठीक, और MP आपका हो जाएगा मॉलिकुलर एवरेज वाला स्पीड, R आपका हो जाएगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T आपका टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में मेनली आपसे डेफिनेशन पूछ लेगा, फॉर्मूला पूछ लेगा, इक्वेशन पूछ लेगा, बस। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द मॉलिकुलर स्पीड ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल रिलेटेड टू टेम्परेचर ऑफ द गैस। चलो ये भी आपको सीधा आपको डायरेक्ट क्वेश्चन से ही क्वेश्चन आया हुआ है, जल्दी बताइए इसका आंसर। ये हो जाएगा इसका एवरेज मॉलिकुलर स्पीड। मॉलिकुलर स्पीड, ओके। चलो ये आपका आ गया फॉर्मूला। यहां पे आपको ये देखो, जो गैस के मॉलिक्यूल का ना अलग अलग हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं, किसी का एवरेज होगा, किसी का मॉलिक्यूलर एवरेज स्पीड होगा, किसी का और क्या बोलते हैं कि हम लोग एक एवरेज हो गया, एक रूट मीन स्क्वायर हो गया। तो ये सारे तरीकों से हम लोग गैस के मॉलिक्यूल का स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका फॉर्मूला है। चले आगे, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड को हम लोग शायद सी से डिनोट करते हैं और इसके ऊपर बार लगा दो तो ऐसे पता चल जाएगा। चलो चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। जल्दी से बताओ, तो सीधा आपका आंसर से ही पूछा गया है। तो इसका होता है Z इक्वल टू पी वी अपॉन एन आर टी। ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये इसकी वैल्यू अगर 1 आती है तो हम लोग बोल लेते हैं कि हाँ ये मतलब इसकी वैल्यू अगर 0 आ जाएगी तो बोल देंगे आइडियल गैस है। ठीक है, 1 आती है तो बोल देंगे रियल गैस है। ठीक है, तो ये आपका क्या बताता है, मेनली आपका ये बताता है कि कोई भी गैस आपका कौन सा है, आइडियल है कि रियल है। ओके, चले आगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मोलर वॉल्यूम ऑफ ए रियल गैस एंड द, ये तो साफ साफ बता ही दिया, वो रिलेशन ही बता दिया। तो ये आपका जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, दोनों के वॉल्यूम। ये आपका डिपेंड करता है रियल पे, सॉरी आइडियल पे, और ये आपका डिपेंड करता है रियल पे। ठीक,
एक सेकंड, एक चीज मिस हो गया, ये वाला आपका रियल रहता है और ये वाला आपका आइडियल रहता है, ठीक। ओके, ये भी आपका डायरेक्ट आपसे किससे पूछा, फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा है। अगर आपको एग्जाम में वॉल्यूम दे दिया गया रियल का और आइडियल का, तो आप जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। चले आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज बॉयल्स टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर जिससे आगे जो आपका रियल गैस है वो आइडियल जैसा बिहेव करने लगता है, ठीक। ए टेम्परेचर in which real gas behave like ideal gas। ऐसा टेम्परेचर जिसपे आपका रियल गैस आइडियल गैस जैसा बिहेव करने लगेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे बॉयल्स टेम्परेचर। दिस इज कॉल्ड एज बॉयल्स टेम्परेचर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉन्डरवॉल रियल गैस इक्वेशन को ही वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन करते हैं। अभी जस्ट जो हम लोग का पीछे वाला इक्वेशन था, यहां पे कहां गया वो, ये यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ओके, तो ये हो जाएगा वॉल गैस। एक सेकंड, वॉल में साथ ए रहता है कि कहीं कहीं पे किसी किसी बुक में आपको ई मिल जाएगा, इसमें करेक्ट है, देख ले आपकी बुक में क्या दिया है, स्टेट्स रियल गैस ना, वॉन्डर वॉल WALL है। ओके, ये हो गया V-B, ठीक, RT, और ये आपका हो गया वॉन्डर वॉल गैस इक्वेशन, ठीक। यही आपका, इसे रियल गैस इक्वेशन भी कहा जाता है। इसको ऐसा कर देना क्योंकि दो इक्वल साइड नहीं हो सकता। ओके, ये आपका क्लियर। तो इसमें 1 मार्क्स के इतने ही बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही। तो ऐसा नहीं है एग्जैक्ट यही पूछेगा तो यही यही पढ़ के एग्जाम में चले जा, इसके जैसा आ सकता है। तो यूनिट 4 को आप जितना भी, जब लाइन टू लाइन आप यूनिट 4 को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। बॉयल्स टेम्परेचर हो गया, जैसे मॉलिक्यूलर किसी भी गैस के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर स्पीड पूछ लेगा, एवरेज स्पीड पूछ लेगा, उसका डेफिनेशन पूछ लेगा। तो वो सारी चीजें भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आ जाओ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये भी आपका कई बार एग्जाम में कंफर्म है कि पूछ लेता है। आइडियल गैस और रियल गैस में क्या क्या डिफरेंसेस है, तो उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। पहली बात तो आइडियल गैस ओबे ऑल गैस लॉ, जितना भी हम लोग चार्ल्स बॉयल्स और जितना भी ये अवगैद्रो लॉस, ये सारे लॉज जो पढ़ते हैं उस सारे लॉ को ये फॉलो करता है आइडियल गैस। हालांकि आइडियल गैस जैसी ऐसी कोई चीज नहीं होती है, लेकिन हम लोग एक कंडीशन पे आइडियल बना सकते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ, कोई एक आइडियल स्टूडेंट है जो वो डेली क्या करता है, 6 से 7 घंटे पढ़ाई करता है, टाइम टू टाइम टीवी देखता है, टाइम टू टाइम बातें करता है, मतलब सब कुछ टाइम टू टाइम। पर वो बहुत करेगा, 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, फिर मैक्सिमम कोई इतना ज्यादा कोई भी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग रोबोट नहीं है। हो सकता है किसी दिन मुझे बर्थडे पार्टी में जाना हो या कहीं जाना, तो मेरा 1 दिन पढ़ना है तो मिस हो जाएगा। तो ये सारी चीजें होते हैं। इसका मतलब ये कि कोई भी बहुत ज्यादा आइडियल नहीं होता, कोई भी इतना परफेक्ट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम क्या है, ह्यूमंस है। तो वैसे ही आइडियल नहीं है तो हम लोग इसको पढ़ते क्यों जब है ही नहीं तो। लेकिन एक कंडीशन है, रियल गैस भी आइडियल गैस जैसा बन सकता है। जैसे हम लोग भी एक ही दिन के लिए सही पर आइडियल तो बन सकते हैं ना, बिल्कुल। तो वो कम टाइम के लिए होगा, लेकिन होगा। तो इसीलिए बोला गया है कि जितने भी गैस लॉ आपको पढ़ाए गए हैं, वो सारे गैस लॉ पे अगर ये फॉलो करता है तो बोलेंगे हाँ ये क्या है, आइडियल गैस है। जिस टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, वॉल्यूम पे, किसी पर, और इस पे क्या है, वो रियल गैस क्या है, ये रूल को फॉलो नहीं करता। जाहिर सी बात है, रियल गैस का कुछ ऐसे गैस है जैसे N2 का, H2 का, सब प्रॉपर्टी तो सेम नहीं हो सकता। अब मैं बोल रही हूँ 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे H2 ऐसा काम करे, तो उतनी टेम्परेचर पे N2 भी वैसा काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो रियल गैस क्या करता है, इस सारे लॉस को ओबे नहीं करता है।
सेकंड पॉइंट क्या है, एन आइडियल गैस द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। इसमें कहा गया जो आइडियल गैस में जितना भी आप टोटल गैस का वॉल्यूम चेक करेंगे ना, तो उसका नेग्लेजिबल हम लोग कर लेते हैं कि भाई गैस के मॉलिक्यूल का क्या ही वॉल्यूम होगा, नेग्लेक्ट कर दो। पर ऐसा जरूरी नहीं है, रियल गैस में इसको नेग्लेक्ट नहीं किया गया और ये बात सही भी है। इसीलिए इसी वाले पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं थ्योरीज ऑफ गैसेस पोस्टुलेट्स में। जहां पढ़ते हैं तो हमें पता है, बताया जाता है कि नहीं, हम लोग इस वाले जो थर्ड पॉइंट है इसमें कहा गया है कि आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि कुछ ना कुछ तो उसका वॉल्यूम आता ही आता है। थर्ड पॉइंट क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लेजिबल है आइडियल गैस के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको पता है कि उसमें एक वॉन्डर वॉल अट्रैक्शन पाया जाता है, तो वो रियल गैस को ले लेंगे। ठीक, आइडियल गैस का इक्वेशन ये है, रियल गैस का इक्वेशन आपका ये है, ए एन स्क्वायर दिया गया। अगर एन की वैल्यू अगर आप 1 रख लोगे तो आपका वही वाला फॉर्मूला आ जाएगा जो मैंने अभी पीछे लिखा है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। आइडियल गैस बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस विल बी जीरो, इतने टेम्परेचर पर भी जीरो हो जाएगा। लेकिन ये बोला नहीं, अगर इतना टेम्परेचर आप देंगे तो वो जीरो नहीं हो जाएगा, वो गैस लिक्विफाई होने लगेगा, मतलब वो लिक्विड स्टेट में जाने लगेगा। क्योंकि आप सोचो गैस के मॉलिक्यूल को आप बहुत ज्यादा मतलब फ्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर गिरा रहे हैं। टेम्परेचर गिराने का मतलब गैस के मॉलिक्यूल और ज्यादा पास कर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस के मॉलिक्यूल बहुत तेजी से मूव करते हैं, तो वो मूव करना बंद हो जाएंगे, तो वो धीरे धीरे अट्रैक्ट होंगे, पास आने लगेंगे। पास आते आते अगर गैस के मॉलिक्यूल इतने ज्यादा दूर दूर है, थोड़ा पास पास आने लगे, तो वो लिक्विड जैसा बिहेव नहीं करेंगे, क्योंकि लिक्विड की प्रॉपर्टी तो यही बोलती है कि मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा दूर नहीं होता, बहुत ज्यादा पास भी नहीं होता। ठीक, 6 पॉइंट क्या बोल रहा है, देयर विल बी नो थर्मल इफेक्ट ऑन एक्सपेंशन। बोल रहा है जो आइडियल गैस का एक्सपेंशन करो या उसको एक्सपेंड करो या ऐसे बोल सकते हैं कंप्रेस करो, जो भी गैस को कंप्रेस किया जाता है एक्सपेंड किया जाता है, तो वो आप अगर कर रहे हैं तो उसका नो इफेक्ट, थर्मल कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर एक्चुअली में इफेक्ट पड़ता है, विल बी सेम द थर्मल इफेक्ट। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम लोग इससे निकालते हैं जिसकी वैल्यू 1 होती है और इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी, सॉरी 0 नहीं होगा, 1 वाला होगा। ठीक, 0 के लिए अलग केस आ जाएगा। तो अगर 1 आ रही है तो आप समझ जाओ वो आइडियल गैस है, 1 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, रियल गैस है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाएगा। एक्सप्लेन करिए बिहेवियर ऑफ H2 एंड N2। तो ये आपका पीवी वर्सेस पी है, पीवी आपका है प्रेशर वॉल्यूम और यहाँ पे आपका प्रेशर बढ़ाया गया। तो ऐसा देखा गया H2 का और हीलियम का, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे ऐसे गैस का, ये एकदम ग्राफ पढ़कर ही जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ठीक, तो कहा गया ये देखो, ये एक लाइन बनी गई है आइडियल गैस का। ठीक, तो हम लोग क्या करें, प्रेशर पे देखो गैस का मॉलिक्यूल, हम लोग इसको जितने भी गैसेस इसको आइडियल बना सकते हैं, कैसे, प्रेशर बस इंक्रीज करते जाओ, इंक्रीज करते जाओ, तो ये ऐसे ऐसे इंक्रीज करे, एक पॉइंट पे यहां पर आएगा, तो इस पॉइंट पे सीओ आपका कैसा बिहेव करेगा, आइडियल जैसा। इस पॉइंट पे आपका मीथेन गैस कैसा बिहेव करेगा, ये आपका मीथेन गैस है, कैसा बिहेव करेगा, आइडियल जैसा। लेकिन आप देख रहे हैं H2 और हीलियम का तो कोई पॉइंट नहीं आ रहा है इस पे, तो इसमें आपको प्रेशर को डिक्रीज करना पड़ेगा, प्रेशर को डिक्रीज करेगा तो ये वाला ग्राफ नीचे की तरफ आ सकता है, तो हमें पॉइंट मिल सकता है। तो यही चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि H2 का और N2 हीलियम का कंप्रेसिबिलिटी Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे 1 आ रहा है ना भाई, Z की वैल्यू 1 है, और यहाँ पे अगर नीचे जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू ये ऊपर की तरफ ग्राफ बन रहा है, तो मतलब Z की वैल्यू ज्यादा है हीलियम के, अगर नीचे से बनेगा तो Z की वैल्यू माइनस में जाएगी और ऊपर बनेगा तो Z की वैल्यू पॉजिटिव में जाएगी। तो आपको साफ साफ दिख रहा है ये वाला हीलियम और H2 का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में जा रहा है, तो यही बात आपको यहाँ पे कहा गया। चलो चलते हैं नेक्स्ट, डिस्कस द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इन ब्रीफ। चलो बता दूंगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है क्या, तो चलो एक बार देख लेते हैं। डेविएशन ऑफ रियल गैस, हमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से ये पता चलता है अगर उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ले कि भाई ये देखो, जैसे सपोज करो आपको बेसिस थर्ड सेमेस्टर में ऐसा कहा गया कि आपको अपने 50 मार्क्स तो चाहिए आपको एग्जाम में, अगर आप किसी भी पेपर में 50 मार्क्स से ज्यादा नहीं लाएंगे, कम ला देंगे तो फेल हो जाएंगे, ऐसे क्राइटेरिया बना दिया गया। तो वैसे ही मुझे पहचानना है कि आइडियल गैस कौन सा है, रियल गैस कौन सा है, तो मैं क्राइटेरिया बनाई हूं कि Z की वैल्यू क्या करूं, को एक वो कर दूं, एक पॉइंट दे दूं, जैसे Z की वैल्यू 1 है तो मैं पॉइंट कर दूं कि हाँ अगर जिसका 1 होगा वो आइडियल होगा, जिसका ज्यादा होगा वो नॉन आइडियल, जिसका कम भी होगा वो भी नॉन आइडियल होगा। तो वैसे इसी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम लोग एक्सटेंड टर्म में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इक्वल टू पढ़ते हैं, जिसका वैल्यू होता है PV इक्वल टू PV अपॉन NRT। Z की वैल्यू 1
तो आइडियल गैस कोई भी, अगर सपोज करो मेरे पास रियल गैस है, मैं कुछ भी करके z की वैल्यू 1 कर दी तो वो आइडियल गैस जैसा बिहेव करने लगेगा। ठीक, इसी चीज को, तो अगर उसका z की वैल्यू क्या है 1 से ज्यादा है तो बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। अगर इसकी वैल्यू निगेटिव निगेटिव में हो जाएगी यानी 1 से कम है तो बोलेंगे क्या, निगेटिव डेविएशन। यही आपको है, एग्जाम में आपसे पूछा भी जाता है। ठीक, इसी वैल्यू को यहाँ पे पढ़ लेना, z इक्वल टू, तो यहाँ पे ऐसा हम लोग कर सकते हैं z इक्वल टू पीवी अपॉन एनआरटी। आइडियल के लिए क्या हो जाएगा, तो आइडियल के लिए आपको पता है पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी यहाँ पे लिख दो, तो एनआरटी एनआरटी, तो यहाँ पे क्या वो हो जाएगा, तो z की वैल्यू 1 आ गई। और वी आइडियल को यहाँ पे ऐसे मेंशन किया गया है, तो ये देखो ये फॉर्मूला आ गया, जस्ट अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं इसको। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लॉन्ग आंसर पे। लॉन्ग आंसर भी, ये भी आपसे कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में आया भी हुआ है। पूछा है कि एक्सप्लेन डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। बोल रहा है कि आपके पास कोई रियल गैस है, आइडियल गैस है, उससे रियल गैस से, सॉरी, आइडियल गैस से आपको रियल गैस में कन्वर्ट करना है, डेविएशन करना है। कैसे करेंगे, तो देखो आइडियल गैस का ये है, रियल गैस का वही सेम फॉर्मूला आपको लगेगा। तो सबसे पहले ये डेविएशन करेंगे किसमें, बॉयल्स लॉ में, क्योंकि बॉयल्स लॉ तो बोलता है आइडियल गैस के लिए हम बताएंगे, तो उसी में कुछ डेविएट करेंगे तभी तो वो रियल गैस जैसा बनेगा। द कर्व फ्रॉम प्लॉटिंग पीवी अगेंस्ट पी, ये जो पीवी है अगेंस्ट पी की प्लॉट कर रहा है। कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्मल। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, कांस्टेंट, थर्मल का मतलब टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर अगर आप चेक करेंगे तो सब कुछ वैल्यू। अब जैसे मैं बोल दी कि केमिस्ट्री के लिए 50% होना चाहिए, अब आप बोले कि मैं जो फिजिक्स का या बायोलॉजी का इन सब का भी ऐड कर देंगे तो आ जाएगा, तो बोलेंगे नहीं भाई तब तो ये गड़बड़ हो जाएगा, मुझे सिर्फ केमिस्ट्री में चाहिए कि जिसका 50% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक, तभी वो जो बच्चा है वो 4th सेमेस्टर में जा सकता है, ऐसा मैं कह रही हूँ। ठीक, एमंग एंड आइसोथर्मल फॉर H2, फिर यहाँ पे इसमें दिया गया टेम्परेचर विच इज नॉट स्ट्रेट लाइन पैरेलल। तो यहाँ पे ये देखो H2 का और हीलियम का स्ट्रेट लाइन पैरेलल, पर इसका देखो नहीं है पे, वो बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे करें इसको, एट लो प्रेशर हम लोग एक काम करते हैं, प्रेशर को कम करते हैं, यहाँ प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो मुझे H2 और हीलियम को मुझे आइडियल पे लाना है, मतलब ये दोनों ग्राफ अगर ऐसे जो है वो ऐसे स्ट्रेट हो जाए तो स्ट्रेट करने के लिए प्रेशर को कम करना पड़ेगा। तो प्रेशर को कम करेंगे तो पहला कंडीशन ये है कि काम करो प्रेशर को कम कर दो, तो हमारा जो रियल गैस है वो आइडियल जैसा हो जाएगा। ग्राफ से भी पता चल रहा है, एट मॉडरेट प्रेशर और एट हाई प्रेशर। तो इसमें देखो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, तो इसका तो हमको प्रेशर बढ़ाना ही पड़ेगा क्योंकि पहले ये यहां पर था, ऐसे से करके फिर ये फ्लक्चुएट कर जा रहा है, तो वो प्रेशर को बहुत ज्यादा हम लोग बढ़ाए हैं तब जाके यहाँ पे इस पॉइंट पे मिला है, और ये भी क्या है इस पॉइंट पे मिला है। ठीक, तो बोल रहा है एट मॉडरेट प्रेशर, तो आपका अगर आपका प्रेशर को मॉडरेट करना है तो निगेटिव डेविएशन इज नोटिस्ड। ये देखो प्रेशर को हम लोग, एक सेकेंड, प्रेशर को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो निगेटिव की तरफ भाग रहा है, अगर प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव डेविएशन पे चला जाएगा, और ये वाला आपका ऊपर की तरफ पॉजिटिव डेविएशन में चला जाएगा। आइडियल वाला तो सेम है। ठीक, तो क्या बोल रहा है, बट इज नॉट शोन बाय H2 एंड हीलियम। देखो हीलियम के केस में आपका निगेटिव गया ही नहीं, ओके, दिस गैसेस इज शो निगेटिव डेविएशन, तो ये वाला निगेटिव डेविएशन शो करेगा। CO का आपका यही है, ठीक, CO CH4 का भी यही आएगा। एट वेरी हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पे गैस डू नॉट ओबे द गैस लॉ, इतना ज्यादा हाई प्रेशर कर देंगे तो वो गैस को लॉ को फॉलो ही नहीं करेगा। अब आ जाते हैं टेम्परेचर की बात करते हैं, एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो CO क्या बोले, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ गैस अल्टर्ड द शेप ऑफ द आइसोथर्मल शो नो चेंज। कहा गया है कि क्योंकि जाहिर सी बात है आप आइसोथर्मल पे करा रहे हैं तो भाई टेम्परेचर को तो कोई इफेक्ट पड़ना ही नहीं चाहिए क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। एज द टेम्परेचर फॉल द डेविएशन बिकम्स मोर प्रोनाउंस्ड, द स्कोप ऑफ द नेगेटिव डेविएशन डिपेंड ओवर द क्लोज द गैस टेम्परेचर। बोल रहा है कि थोड़ा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, अगर निगेटिव डेविएशन है तो हम लोग उसको लिक्विफाई कर सकते हैं। दिस इज कॉज बाई CO2 शो हाइयर निगेटिव डेविएशन। तो यहाँ ये देखो ध्यान से, इसका ये क्या हुआ, CO2 ना, ये उसका हाइयर गया है तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, मुझे अगर इसका मैं टेम्परेचर को अगर कम कर दूं तो ये आपका आइडियल गैस जैसा बिहेव करने लगेगा। H2 विच लिक्विफाई, अब देखो
H2 में क्या करना पड़ेगा, H2 का हमको प्रेशर लो करना पड़ेगा, तब जाके वो आइडियल जैसा बिहेव करेगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट। ये आपका देखो, तब जाके एक जो नया ग्राफ हमें मिलेगा वो कुछ इस टाइप का मिलेगा, अलग अलग टाइप का, ठीक। आइडियल जैसा ये बिहेव करेगा, डेविएशन फ्रॉम नाइट्रोजन। ओके, अल्टरनेटिवली द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अब देखो Z की वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं, PV इक्वल टू nRT, इसकी वैल्यू 1 आ गई, लेकिन PV रियल गैस के लिए PV इक्वल टू nRT नहीं है, Z की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1। Z वर्सेस P ऑफ N2 का भी चेक करेंगे, यही वाला जो बताया आपका N2 वाला। ओके, इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, द नियरली इज कॉल्ड सी इन द बॉल्स टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे जहां पे आपका रियल गैस बिहेव करने लगे आइडियल जैसा, तो इसी ही बॉल्स टेम्परेचर कहेंगे, ठीक। बट द बॉल टेम्परेचर, यही इसी को एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। 25 कहा गया, ये वाला, ठीक। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। क्या बोला गया इसमें, Z वर्सेस P। अब आप कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये आपका Z है, ये आपका P है, N2, तो आपको Z की वैल्यू आपको पता है 1 लाना है। बस यहां से आप क्या करो, टेम्परेचर को कम करते जाओ, सॉरी प्रेशर है ना, प्रेशर को कम करते जाओ तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ओके, चलो, डेविएशन फ्रॉम चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में क्या करेंगे, चार्ल्स लॉ में हमको कुछ नहीं करना, एक्सप्रेशन शुड बी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ओनली द लोअर द प्रेशर कोफिशिएंट, इसका जो वैल्यू आता है इतना आता है, ये याद कर लेना। और डेविएशन फ्रॉम अवगैद्रो, अवगैद्रो में अवगैद्रो जो नंबर एसटीपी पे का स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो वो स्टैंडर्ड वाला याद कर लेना। स्टैंडर्ड आपका जो वॉल्यूम होता है ये होता है, ठीक, एसटीपी 22.4 लीटर। इतने पे अगर आपका हम चेक करेंगे, एसटीपी माने किसी भी चीज को स्टैंडर्ड पे करते, स्टैंडर्ड नहीं करेंगे तो आपका वैल्यू गलत आ जाता है, ठीक। CO2 की वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये, तो याद करने वाली चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आपका ये कंप्लीट होता है, जितना भी आपका यूनिट 4 का हम लोग ने जितने भी क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो पढ़ लिए, कुछ पढ़े ही ना, एक बार आप अपना यूनिट 4 पढ़ कर आओ, तब ये क्वेश्चंस को देख लो, तब आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।